बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर। मैं हूं आतिफ वकास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट में टोटल 60 MCQs हैं और ये गवर्नमेंट के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बनाया गया है। पहला क्वेश्चन इस टेस्ट का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमेंशंस m रेज़ टू द पावर -1, l रेज़ टू द पावर 3, t रेज़ टू द पावर -2। सो गिवन ऑप्शंस हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे पता चला? न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से आप ये लिख सकते हैं F इक्वल्स जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड इफ आई रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन you get G equals F R square divided by M1 M2। और अब इसमें डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर लें फोर्स के, F की जगह M रेज़ टू ML T रेज़ टू पावर -2, R की जगह लेंथ, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, दोनों मास इज सो स्क्वायर ऑफ मास। इसको मैं फर्दर रीअरेंज कर लूँ, m+1 ऊपर है, ये भी ऊपर चला जाएगा, -2, l 1+2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, एंड t रेज़ टू द पावर -2। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट द गिवन डायमेंशंस आर दोज ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। सो बाकी को चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंड में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया कि ऑल ऑफ द अबव और बोथ A एंड B और A एंड C। सो वैसे आप प्रैक्टिस के लिए चेक कर लें कि बाकी के क्या डायमेंशंस आती हैं। मैं एक मशवरा ये भी दूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट फिज़िक्स के कांस्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करें कि वो याद हों, अक्सर काम आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएँ। A body travels uniformly a distance of 13.8 ± 0.2 meters in a time 4.8 ± 0.3 seconds. The velocity of the body within error limits is. So given options हैं 3.4 ± 0.3 meters per second, then 3.4 ± 0.4 meter per second, 3.45 ± 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड देन नन। सो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, नन। मुझे कैसे पता चला? देखें, अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं और आपको मालूम है कि डिस्टेंस क्या है और टाइम कितना लगा है, तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, v = s/t। एंड s पे अगर आप देखें, s के अंदर अनसर्टेनिटी है, गिवन डेटा क्या है 13.8 ± 0.2 meters, and then there is uncertainty in time, so that is 4.8 ± 0.3 seconds। so लेंथ में अनसर्टेनिटी, टाइम में अनसर्टेनिटी, तो ऑब्वियसली उनके कोशेंट में भी अनसर्टेनिटी होगी। s/t आप करेंगे, कोशेंट रूल लगेगा। अब ये कुछ स्टूडेंट्स गलती से डायरेक्ट उनकी दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोशेंट रूल में उन लोगों ने पढ़ा होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड, तो वो डायरेक्ट ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप के पास फार्मूला इस तरह है कि उसमें कोशेंट इन्वॉल्व है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए अपना रूल है। वो रूल क्या है, मैं यहाँ पर उसका फार्मूला डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अगर आप मज़ीद रूल्स भी देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 7 मेजरमेंट्स के उसमें प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने वो सारे रूल्स डिस्कस किए हैं कि हाउ टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। बट यहाँ पर मैं सिर्फ एक फार्मूला वहाँ से उठा के यूज़ करूँगा जो इस प्रॉब्लम के मुताबिक हो, एंड दैट इज़ फॉर कोशेंट रूल। सो हियर आई हैव डिस्टेंस जिसमें मेजर्ड वैल्यू भी है, उसमें अनसर्टेनिटी भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेलोसिटी का फार्मूला इस तरह लिखूँगा कि उसमें मेजर्ड वैल्यू भी हो और अनसर्टेनिटी भी हो। अब उसकी मेजर्ड वैल्यू कैसे मिलेगी, इन दोनों
डेटा की जो मेजर्ड वैल्यूज़ है उनके रेशो से मिलेगी, उनके डिवीजन से मिलेगी। 13.8 डिवाइडेड बाई 4.8। हाँ, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्ट फाइंड करने का ये फार्मूला आप याद रखें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फर्स्ट, 0.2 डिवाइडेड बाय 13.8। फिर इस तरह प्लस measured value absolute uncertainty of second divided by the measured value of second, and then you multiply this sum with what? With the measured value, and that measured value is 3.45 if you solve it. मैंने इसको सॉल्व करके चेक किया है, ये गिवन ऑप्शंस में से नहीं है। बहरहाल अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हों तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर तो आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर तो आप उसको आराम से सॉल्व करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको एंड के लिए छोड़ दें, वहाँ पे स्टार बनाएं और फिर एंड में उस क्वेश्चन पे आएँ। लेकिन ऐसे ना हो कि आप हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे स्टार बनाते जाएं और आपका पेपर गैलेक्सी बन जाए। हाँ, सो थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज़ द सूटेबल रिजल्ट ऑफ 1.513 प्लस 27.3 इज। सो गिवन ऑप्शंस हैं 29, 28.8, 28.9, 28.81। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? इसलिए कि the result cannot be more precise than the least precise value in the data. डेटा में दो वैल्यूज़ हैं, एक 1.513 प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा है, लीस्ट काउंट काफ़ी कम है 0.001, एंड उसके साथ अगर आप देखें 27.3 तो उसमें लीस्ट काउंट जो है 0.1 है, यानी प्रिसीजन कम है। तो जिसकी प्रिसीजन कम होती है वो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू होती है। लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू के डेसिमल पे राइट साइड पे सिर्फ एक डिजिट मौजूद है, इसलिए रिजल्ट में भी सिर्फ डेसिमल की राइट पर एक ही डिजिट होना चाहिए। वैसे ये अगर प्रोडक्ट या कोशेंट होता, मल्टीप्लिकेशन होती इन दोनों क्वांटिटीज़ की, कोई इस तरह का फार्मूला होता तो फिर आप वहाँ पर ये देखते कि जो है किस में डेटा में जो गिवन डेटा है उसमें किस में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो रिज़ल्ट में उस जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने लिखने हैं। बहरहाल इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, 28.8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ यू चेंज यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी देन। इसमें कई ऑप्शंस हैं, अगर आप देखें, इफ़ वी चेंज यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी देन इट्स डायमेंशंस चेंजेस, इट्स डायमेंशंस रिमेन सेम, इट मे चेंज और मे नॉट चेंज, इट्स मैग्नीट्यूड चेंज। वेल, यूनिट चेंज करने से डायमेंशंस चेंज नहीं होती, क्योंकि चाहे आप एनर्जी को कैलोरीज में एक्सप्रेस करें या एनर्जी को जाउल्स में एक्सप्रेस करें, उनकी डायमेंशंस हमेशा mL²T⁻⁻² होंगी। सो यूनिट्स चेंज करने से डायमेंशंस चेंज नहीं होती। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी भी अगर आप देखें ना तो उसमें भी वो कहता है कि चेंज होती है। सो मेरा ख्याल है ये भी मैग्नीट्यूड चेंज होने से, यूनिट्स चेंज होने से मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मीटर्स में आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं और फिर आप उसी चीज़ को आप मिलीमीटर्स में मेजर कर लें या उस चीज़ को आप किलोमीटर्स में मेजर करें, तो उसकी वैल्यूज़ पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में चेंज आती है, तो ये कहा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज हो जाता है। लेकिन बहरहाल इन सम सेंस उसका मेजरमेंट जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, फिर अगर बात की जाए ना तो उसके मैग्नीट्यूड के असल इफ़ेक्ट पे
तो वो चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड बस उतना ही रहता है, उसके लिए एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे 1 किलोग्राम मास है तो अगर मैं 1000 ग्राम भी उसको कहूँ तो तब भी वो वही मास ही रहेगा, क्वांटिटी वही रहेगी। सो बहरहाल इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ the circle is equal to the circumference of the circle, then the radius of the circle is। एक सर्कल है और उसका सरकमफ्रेंस जो है उसके एरिया के इक्वल है। इट्स वेरी सिंपल। इस सर्कल का एरिया और इसका सरकमफ्रेंस आपस में सेम है। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पाई आर you get r equals to, so option B is correct. Then the next question, the radius of a ball is 2.5 plus minus 0.2 centimeters. The percentage error in the volume of the ball is, once again the question is about the uncertainties। परसेंटेज एरर फाइंड करनी है वॉल्यूम में और गिवन है रेडियस के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। रेडियस की अभी तक उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं दी, डायरेक्ट उसने वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांगी है। सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रेडियस गिवन है 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स और वॉल्यूम फाइंड करनी, वॉल्यूम नहीं फाइंड करनी, वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, चूंकि वो स्फीयर है तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए। V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब बाकी चीज़ें कोएफिशिएंट्स जो हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज़ में कोएफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं होता, इसलिए उसको इग्नोर कर दें। आप सिंपली इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें। पहले रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करके उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन वॉल्यूम। सो रेडियस की आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, दैट इज डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड विद 100% एंड डूइंग दिस 0.2 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड विद 100%। क्या आता है? इससे आ जाता है समथिंग लाइक 40 and 8. So here we are having 8%। रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8% है। अब रेडियस के क्यूब के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे? कोशेंट पावर रूल है, पावर इज मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा रेडियस है 8 मल्टीप्लाइड विद द पावर दैट इज 3 and you get 24%. So option B is correct. And then question number 7, the measure of plane angle in radians between the hands of a wall clock at 6 is 6 बजे, चाहे शाम के हैं या सुबह के हैं, AM है या PM है। 6 बजे ऐसी सिचुएशन होती है कि घड़ी के ऊपर जो है both the hands of the wall clock are anti-parallel, opposite to each other।
6 बजे हैं, तो उनके दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस वेरिएबल? प्लेन एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर। सो इन सब की अगर आप डायमेंशंस चेक करें, ये रेशोज हैं। प्लेन एंगल इज द रेशो बिटवीन टू लेंथ्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशो बिटवीन टू लेंथ्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशो बिटवीन टू फोर्सेस। सो all of the given options are dimensionless, therefore option D is correct. And then question number 9, the error due to the natural imperfection of the performer of the experiment or measurement is personal error, instrumental error, systematic error, random error. So it's option D, random error. ऐसा एरर कि जिसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म न किया जा सके। अब नेचुरल इम्परफेक्शन पे हमारा इख्तियार नहीं होता, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दे आर रैंडम। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल सर्टेनिटी, ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रैक्शनल सर्टेनिटी। देखिए, एक्यूरेसी का ताल्लुक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ है। एक्यूरेसी का ताल्लुक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है। प्रिसीजन का ताल्लुक जो है दैट इज विद द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, नाउ दिस वन इज अबाउट द प्रिसीजन, क्योंकि स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर इज द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। ऑब्वियसली जितना लीस्ट काउंट कम होगा, प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली डिफरेंट? नाउ देन वंस अगेन गिवन एनर्जी है, टॉर्क है, हीट है। एनर्जी, वर्क, टॉर्क, हीट, इन सब की डायमेंशंस एक जैसी हैं। सो none of the given option is dimensionally different, सबकी डायमेंशंस एक जैसे हैं। हीट भी जाउज में होता है, एनर्जी जाउज में होती है, डायमेंशंस एक जैसे हैं। ये न्यूटन मीटर्स के भी इक्वल होती है जो कि टार्क्स की डायमेंशंस हैं। सो सिमिलरली वर्क के भी यही डायमेंशंस हैं। वैसे ये आपको पूरी लिस्ट मालूम होनी चाहिए, जिन जिन क्वांटिटीज़ की एक जैसी डायमेंशंस हो वो एक पेज पे बंदा लिस्ट लिख ले ताकि ज़रूरत के वक्त याद आए। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर प्रीसाइज? अब जैसे मैंने कहा प्रिसीजन का ताल्लुक लीस्ट काउंट से है, तो पहले का लीस्ट काउंट 0.01 किलोग्राम है, क्योंकि डेसिमल की राइट पे 2 डिजिट्स हैं, तो 0.01 किलोग्राम्स। दूसरे का है 1 ग्राम, तीसरे का है 0.01 ग्राम। बाकी से अच्छा है, लेकिन आखिरी को ज़रा देखें, दैट इज़ 5 मिलीग्राम। मिलीग्राम, इट इज़ 1 मिलीग्राम इसका जो है लीस्ट काउंट है। तो ऑब्वियसली इसका लीस्ट काउंट कम है, तो ये ज़्यादा प्रीसाइज है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज़ मोर एक्यूरेट? अब यहाँ पर एक्यूरेसी की बात हो रही है, तो अगर आप एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं तो आप सबकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें। पहला है 5.0 प्लस माइनस 0.1, तो आप 0.1 डिवाइडेड बाई 5 करें, फिर 0.2 डिवाइड बाई 5 करें, फिर 0.5 डिवाइडेड बाई 10 करें, और फिर 0.2 डिवाइडेड बाई 20.0 करें, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाता है, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सबसे कम है। तो आप खुद प्रैक्टिस कर लें, चेक कर लें, मैंने सॉल्व किया है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, द वेक्टर्स ए, बी एंड सी मस्ट बी। कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर, कंकरेंट, नन, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, नन। क्योंकि ये कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे? ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15, ये लेट सपोज इस तरह है, ये ए है, ये बी है और ये सी। ये इस तरह भी हो सकते हैं, या ये इस तरह भी हो सकते हैं कि ये ए है और ये बी है और इसी डायरेक्शन में सी है।
सो तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो इससे भी तो ज़ीरो आ सकता है। हो सकता है इन दो का सम इसके इक्वल हो, तो ये कोलिनियर भी हो सकते हैं, एक ही लाइन में पड़ेगा ना, अलोंग द सेम लाइन। सो और ये देखें ये कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, ये कोप्लेनर है, एक प्लेन में है। सो मस्ट बी, अगर ना होता ना तो फिर सोचने की बात थी, लेकिन ये है कि इसमें नन। And then question number 16. Which of the following is not the possible resultant of two forces of 10 Newton and 5 Newton? So options हैं 10 Newton, 12 Newton, 14 Newton and 16 Newton. So इसमें 16 Newton यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दो फोर्सेस हैं, आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की रेंज क्या होती है, उसकी रेंज ये होती है कि पहले दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ मैक्सिमम लिमिट, सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ अ मिनिमम लिमिट। तो एक 10 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है, अगर मैं उनको ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाता है 15, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इससे आ जाता है 5। तो 5 और 15 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉसिबल हैं, लेकिन 16 चूँकि 5 और 15 के अंदर नहीं आता इसलिए 16 इज़ नॉट पॉसिबल। सो उन दोनों वेक्टर्स को, यहाँ पर फोर्सेस है, कोई भी वेक्टर्स हो, ठीक है, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट उन दोनों के सम से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड्स के सम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वेक्टर ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट्स डायरेक्शन विल बी। अगर कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि अगर ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर कोई वेक्टर इधर है तो उसका एंगल क्या होगा, ये जो करस्पॉन्डिंग उसी क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस जो होता है उसके साथ जो एंगल बनता है वो फाई होता है, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो थीटा उसकी डायरेक्शन बताता है उस वेक्टर की, तो इट इज़ 180 प्लस फाई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एफ एक्स एंड एफ वाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं। द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल जो है 90 से तो कम होगा और 0 90 के दरमियान होगा, लेकिन कितना होगा अगर दोनों कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। आप जानते हैं हम एक कंपोनेंट को cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे कंपोनेंट को sin थीटा से। सो अगर एफ एक्स जो है वो एफ वाई के इक्वल है जैसा कि गिवन है, ठीक है, एफ एक्स एफ cos थीटा है, एफ वाई एफ sin थीटा है, तो ये कोई ऐसी वैल्यू होगी एंगल की कि जिसके लिए साइन और कास आपस में एक जैसे हों। तो ऐसा एंगल जो है दैट इज़ 45 डिग्री, जिसके लिए साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यूज आपस में एक जैसे हों। सो किसी भी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स एक जैसे हों तो इसका मतलब है वो वेक्टर 45 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 19, the sum and the difference of two vectors have same magnitude. The vectors are parallel, perpendicular, equal, none. So question number 19 में वो कहता है कि दो वेक्टर्स हैं जिनको अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों केसेस में उनका मैग्नीट्यूड एक जैसे आता है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, एंगल उन दोनों के दरमियान होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये फॉर एग्जांपल ए कोई वेक्टर है, ये बी दूसरा वेक्टर है, और उसी वेक्टर को मैं रिवर्स कर देता हूं, माइनस बी कर देता हूं। अब इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी, इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में
ए माइनस बी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के एक जैसे। अगर 90 के अलावा कोई भी एंगल हो, 90 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 120 है तो इधर, असल में जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल चेक करना होता है तो उनके टेल आपस में जोड़े। ये इस तरह एंगल चेक न किया करें, ये गलत है। एंगल इस तरह बी को इधर ले आए, दोनों के टेल जोड़ें। अब ये एंगल आप देख सकते, या इस माइनस बी को इधर ले आए। पैरेललोग्राम मेथड से आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल जब एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान 90 होता है तो फिर उनके सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड एक जैसे होता है। नेक्स्ट, अ शिप मूव्स 3 किलोमीटर्स नॉर्थ एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट? सो क्वेश्चन नंबर 20 में तो सबसे पहले आप अपने लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, एंड दैट इज एन ई एस डब्ल्यू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और फिर आप जैसा कि बताया गया है कि पहले नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है और फिर ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जाता है, और फिर आपने क्या फाइंड करना है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ तक पहुँचा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। सो इट्स जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल। टेक स्क्वायर ऑफ 3, टेक स्क्वायर ऑफ 4, एड देयर स्क्वायर्स, यानी पाइथागोरस थ्योरम, r इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इससे आ जाता है 9 प्लस 16, इससे आ जाता है 25, r इज 5, प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस 5 की ज़रूरत है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। एंड नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, दो वेक्टर्स हैं, ट्वेंटी वन में द स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? दो वेक्टर्स है, लेट्स सपोज ए है और बी है, इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है दैट इज ए बी कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। अब गिवन ये है कि एक दो वेक्टर्स हैं और उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल जीरो होता है। एंगल जीरो होता है तो cos थीटा 1 होता है, और ऐसे केस में मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ए डॉट बी, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, दैट इज ए बी। स्केलर प्रोडक्ट ऐसे है, यानी ए बी कॉस थीटा, कि वो ए बी नहीं है बल्कि हाफ ए बी है, उसके मैक्सिमम का हाफ है। तो ऐसे केस में क्या करना है? ए बी कैंसिल विद ए बी, कॉस थीटा इज 1/2, थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। और आपको याद होगा ये रूल, अगर भूल गए हैं तो मेरे चैनल पे सबसे पहली वीडियो इस रूल की है कि किस तरह बगैर कैलकुलेटर के cos थीटा या sin थीटा फाइंड करते हैं। सो cos ऑफ 60 इज 1/2 एंड दैट इज वाई cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज 60 डिग्री। सो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b makes dash to the plane of A and B। सो इस क्वेश्चन में एंगल पूछा गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो उस प्लेन के साथ कौन सा एंगल, तो जाहिर है रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स, जिन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है ये उस प्लेन के नॉर्मल होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो वेक्टर्स पड़े हुए हैं। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। And then question number 23, in how many components can a two-dimensional vector be resolved? एक टू डायमेंशनल वेक्टर है, उसको कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है? अगर कहा होता कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर हम कहते हैं कि सिर्फ दो, क्योंकि टू डायमेंशनल वेक्टर है तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप उसके बना सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कहा गया कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के बना सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉम्बर ड्रॉप्स अ बॉम्ब
when it is vertically above the target. It misses the target because of vertical component of velocity, force of gravity, due to x component of velocity of the bomber, none. So ऑप्शन सी करेक्ट है. क्यों? रीज़न ये है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी है, जब कोई बॉम्बर, कोई जहाज़ है फॉर एग्जांपल, इस तरह कोई जहाज़ जा रहा है, ठीक है, अब वो टारगेट के बिल्कुल ऊपर है, लेकिन इसकी एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में vx, और ये जब बॉम्ब रिलीज़ करेगा तो इनर्शिया की वजह से, चूँकि वो बॉम्ब इस जहाज़ का हिस्सा था, इसलिए इसकी भी वही वेलोसिटी थी vx जो इस जहाज़ की थी जिस टाइम इसने रिलीज़ किया. फिर जहाज़ आगे निकल जाता है, लेकिन ये बॉम्ब जो है ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से ड्रॉप हो जाता है. अब जहाज़ खुद प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसको थ्रस्ट मिल रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं, लेकिन ये जो बॉम्ब इसने रिलीज़ किया ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह काम करता है. क्यों? क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट उसी तरह कांस्टेंट रहता है, बिकॉज देयर इज़ नो पुश फ्रॉम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ से रिलीज हो, जो प्रोजेक्टाइल की तरह यहाँ पहुँचता है, सो इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो बॉम्ब का एक्स कंपोनेंट होता है, इसलिए वो टारगेट से आगे गिर जाता है. इसलिए जो है then question number 25. If a shell explodes in air, its fragments fly off in all directions. The total momenta of the fragments. अगर शेल इनिशियली रेस्ट पे था, टोटल मोमेंटा ज़ीरो था, तो इनमें भी अगर फ्रेगमेंट्स के मोमेंटा को आपस में ऐड कर दे, उनका वेक्टर सम फिर ज़ीरो होता है. सो एंगुलर मोमेंट, टोटल मोमेंटा रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा. So option C is correct. Then question number 26. A missile is fired with the speed of 98 meters per second at an angle of 30 horizontally. If we ignore air friction, the missile airborne fall. यहाँ पर आप time of flight for a projectile का formula use करें and you will see कि the result is 10 seconds. And then question number 27. The vertical component of velocity of projectile at its maximum height is information based, and you know projectile एक जब सबमिट पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसकी मैक्सिमम पॉइंट, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ x कंपोनेंट बाकी रहता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. Kinetic energy of a projectile is 100 joule when projected at an angle of 60 degree with horizontal. What will be its kinetic energy at highest point of its trajectory? Initially उसकी kinetic energy given है, highest point पे मांगा है, तो highest point पर उसकी kinetic energy का अगर आप फार्मूला लिखें, kinetic energy is 1/2 mvx square. That is because वहाँ पर y component of velocity 0 होता है, तो इसलिए आपने vx क्या है, vx is equal to vi cos theta. सो सब्स्टिट्यूट करने से हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा हमें मालूम है, और काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी, हाफ mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और ऐसा करने से हम क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है कि 100 जाउल है, और cos स्क्वायर ऑफ 60 आप कर लें, तो इससे आपको मिल जाता है 100 जाउल मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर ऑफ cos 60. इसको बाहर लिख सकते हैं, cos 60 इज 1/2, उसका स्क्वायर लें, इट इज 1/4. सो यू गेट 25 जाउल्स. एंड देन इन क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 28 था. क्वेश्चन नंबर 29 में वो क्या कहता है, if two cars are moving with velocity 10 meter per second and 5 meter per second in opposite direction to each other, their relative velocity with respect to each other is.
दो कार हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटीज को आपस में ऐड करें। सो 15 मीटर पर सेकेंड इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी। एंड देन इन क्वेश्चन नंबर 30, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, द एंगल बिटवीन देम इज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि ए बी कॉस थीटा एंड ए बी साइन थीटा आपस में सेम है। यूनिट वेक्टर नहीं लिखता, मैग्नीट्यूड की बात की है तो ए बी के साथ कैंसल, कॉस थीटा और साइन थीटा किस एंगल पे सेम होते हैं, 45 डिग्री। और उसके साथ ही 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। बाकी के 30 क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम।